आइए आज हम आगे अपने सेशन को लेके चलते हैं, लेक्चर को लेके चलते हैं। तो जो हमने पिछली वीडियोस बनाई थी उसमें हमने आपको मेथड ऑफ चार्जिंग और उसके बाद में हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ाया था। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, नाम है उसका कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ आज कवर करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के बाद हम परमिटिविटी की व्हाट इज परमिटिविटी उसके बारे में पढ़ाएंगे और फिर कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएंगे वेक्टर फॉर्म में। तो आज हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं। पहला है कूलम्ब्स लॉ, दूसरा परमिटिविटी और तीसरा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। मगर कूलम्ब्स लॉ बिल्कुल जो सिमिलर लॉ है वो आपने क्लास 11th में भी स्टडी किया था, वो था ग्रेविटेशनल लॉ। बस ग्रेविटेशनल लॉ में हमारे पास वहां मासेस थे, तो वहां मासेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। मगर यहाँ पर जो ये कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे चार्जेस के बीच में पढ़ेंगे। यहाँ पर चार्जेस होंगे मगर यहाँ पर जो चार्ज होंगे वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं था, जो ग्रेविटेशन में ओनली अट्रैक्शन था। जब आपने पढ़ा यहां पर स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या था इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी थी जो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने का काम कर रही थी। तो आज उसी फोर्स के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। तो व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? तो कूलम्ब्स लॉ हमारे पास सबसे पहले वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज होंगे। वी हैव 2 पॉइंट चार्ज, फर्स्ट इज Q1 एंड द अदर इज Q2। Okay, we have a 2 point charge Q1 and Q2 separated by a distance, some distance, and distance is r. Yes, we have a 2 point charge Q1 and Q2 separated by a distance small r. Okay, these point charge are of two nature. क्योंकि हमें पता था चार्जेस का जो हमारा टाइप्स थे 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हों, अगर ये दोनों चार्ज किसके हों? सेम नेचर के। अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे तो हमें पता है कि जो फोर्स होगी वो क्या होगी। क्योंकि जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो उसमें बताया था जो लाइक चार्ज है वो रिपेल करेंगे, यानी जो इनके बीच में फोर्स होगी वो रिपल्शन की होगी। यस, अगर ये चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे, विच नेचर? अपोजिट नेचर, तो हमें पता है जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन की होगी। यस, तो ये तो हमें पता चलता है कि फोर्स रिपल्शन की है या अट्रैक्शन की। मगर क्वेश्चन आया सर मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सर उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि हमें पता है जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो अगर मेरे पास 2 चार्ज है, पॉइंट चार्ज सेम नेचर के होंगे तो हमने बताया रिपल्शन, क्योंकि प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्शन शो करेंगे, ये भी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मगर क्वेश्चन आया सर मैग्नीट्यूड बताइए, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर हैविंग अ 2 पार्ट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, उसके बारे में बताइए। तो कूलम्ब्स लॉ ने मैग्नीट्यूड बताया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ने डायरेक्शन बताई, जिसको हम अपने एक्सप्रेशन में निकालेंगे आगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा उस फोर्स का, उसके बारे में बात करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Yes, the magnitude of force is directly proportional to the product of magnitude of both the charges. Okay, this is a symbol of magnitude, यानी कि हमारे दोनों के दोनों चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली, क्योंकि ये सिंबल है डायरेक्टली का, और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, मगर डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर, तो इसे कहते हैं इनवर्सली स्क्वायर तो डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि मेरे पास कूलम्ब्स लॉ ने फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया, और मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली आमने सामने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस
and inversely to the square of a distance between them. ओके, अब यहां पर हमने इन फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया। जैसे कंबाइन करा, f is directly proportional to magnitude of products and inversely to the distance, square of a distance between them. Okay, अब यहां पर we remove the sign of proportionality. We remove the sign of proportionality. There is a constant. अब कांस्टेंट को हमने डिनोट किया बाय अ सिंबल C, मगर कहीं कहीं बुक में अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो हमने यहां पर इसे रिप्रेजेंट किया C से, कहीं बुक में K से भी कर रखा है। तो वेयर C इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं या कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यहां पर C कांस्टेंट बना, नाम पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट, और फॉर्मूला आपका मैग्नीट्यूड का आ गया C मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, मगर सर हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? अब हमारे पास कांस्टेंट होते हैं दो तरह के, एक तो ऐसा कांस्टेंट जो यूनिवर्स में हर जगह उसकी वैल्यू सेम रहे, चाहे मैं अर्थ पे हूं तो उसकी वैल्यू, स्पेस में हूं उसकी वैल्यू सेम रहे, ऐसा कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट है हमारे पास दो जो यूनिवर्स में बिल्कुल सेम रहते हैं, वो कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, कैपिटल G, उसकी वैल्यू हर जगह एक जैसी रहेगी। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, मगर यहां पर इस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो सर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो सर हम कैसे याद करें? इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर, यानी कि दिस C इज डिपेंड अपॉन मीडियम, यानी ये C डिपेंड करता है मीडियम पर। तो सर कौन कौन से मीडियम हमारे पास इस पर डिपेंड करता है, तो उसके बारे में बताएंगे। मगर यहां पर C जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट कह सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट की हम दो चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, वो दो चीज है इसकी डायमेंशन और इस अकेले की यूनिट। तो फिर हम आगे बताएंगे कि कैसे मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले यूनिट ऑफ C, अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया C, मगर C एक्चुअली में है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो हमने क्लास 11th में चैप्टर पढ़े थे डायमेंशन, वहां पर हमने हर टॉपिक की, हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी पढ़ी थी। तो वो यूनिट के अकॉर्डिंग हम इसकी यूनिट बनाएंगे, और ऐसे ही यूनिट हम फर्दर जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी ना उसकी बनाते चले जाएंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यूनिट हमारे पास सबसे पहले वी हैव अ फॉर्मूला फोर्स, तो यहां लिखेंगे वी नो, हमें फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले F इज इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, व्हाट इज आवर यूनिट ऑफ फोर्स? यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ओके, मुझे C की यूनिट निकालनी थी, तो मैंने C को भी बॉक्स में बंद कर दिया, क्योंकि C की तो यूनिट मुझे निकालनी है। Q1 एंड Q2 आर चार्जेस, चार्जेस की हम अपने पहले लेक्चर में बताया था, चार्जेस की यूनिट होती है कूलम, दो है ना, तो इसलिए कूलम का स्क्वायर, और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, स्क्वायर है मीटर का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं हम, तो सॉल्व करके हमने मीटर स्क्वायर इधर ले आए, कूलम स्क्वायर नीचे लाए, तो मैंने यहां डायरेक्ट इसकी यूनिट लिख दी, और यूनिट बनी C की क्या? कूलम, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो दिस वन इज द यूनिट ऑफ C, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट की हमने यूनिट आपको बता दी। इसी से हम डायमेंशन भी इसके निकाल सकते हैं, बढ़िया डायमेंशन। तो आइए देखते हैं डायमेंशन भी क्या होगी इसकी। चलिए, तो डायमेंशन भी आपसे हम निकलवाएंगे, बढ़िया डायमेंशन ऑफ C। सबसे पहले यूनिट से निकालिए, चाहे आप फॉर्मूले से निकालिए, दोबारा से लिख लीजिए फॉर्मूला, वी नो, इसे रब करते हैं हम। चलिए, वी नो फॉर्मूला F इज इक्वल टू C, जिसकी डायमेंशन मुझे निकालनी है Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज MLT -2,
जिसकी निकालनी है मैंने उसे ऐसे बॉक्स में बंद रखा, क्योंकि पर्सन निकल के भाग गया कहीं, हमें जाने नहीं देना, फिर इसकी डायमेंशन निकालनी है। चार्ज की हमने पीछे पढ़ी थी 80, तो 2 है तो 80 का स्क्वायर, और डिस्टेंस की L तो L का स्क्वायर। डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की L होती है तो L का स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे आगे चल के। आइए, तो यहां पर इसको हम इधर ले जाएंगे, ये यहां पर न्यूमरेटर में इसे नीचे ले आएंगे, तो C की डायमेंशन आ जाएगी कितनी, 1 एरा 2 एरा L3 हो गए, t माइनस 2 अपॉन a स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, तो यहां पर डायमेंशन निकल के आ गई किसकी, C की, तो डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू m L3 t माइनस 3 a माइनस 2। ऊपर आके -2 था तो ऊपर आके -2 हो गया, t2 था और यहाँ पर 2 और है तो यहाँ पर t-4 हो गया। ओके, तो डायमेंशन बनी क्या, ml3 t-4 a-2। तो दिस वन इज अ डायमेंशन ऑफ, किसकी डायमेंशन आ गई, दिस वन इज अ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम्ब कांस्टेंट की। ओके, तो यहां पर हमने आपको कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ाया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, उनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली, और जो डिस्टेंस था उसके इनवर्सली वो भी स्क्वायर थे। नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम्ब कांस्टेंट, यूनिट लिखी हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2, डायमेंशन लिख दी ml3 t-4 एंड a-2। अब यहां से हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया अपना कूलम्ब लॉ का, मगर ये फॉर्मूला हर जगह सेम नहीं रहता, क्योंकि यहां जो C है ना, इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो C जो है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम्ब कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, तो मैंने लिख दिया द वैल्यू ऑफ C डिपेंड अपॉन, किस किस पर डिपेंड करेगी, सबसे पहले चीज मैंने बताया थी इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मीडियम पर। ओके, और दूसरी चीज इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी सिस्टम ऑफ चार्जेस पर, जो आपके चार्ज है वो सिस्टम के उस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो इसीलिए इसके फॉर्मूले अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, और वैसे इसकी वैल्यू जो बनती है C की, वो फॉर्मूला भी आपको हम लिखवा दें वैक्यूम में। सबसे पहले इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, यानी इसकी वैल्यू वैक्यूम और फ्री स्पेस में क्या बनेगी, चलिए, तो वैक्यूम और फ्री स्पेस में फॉर्मूला हो जाएगा F ऑफ O। O रिप्रेजेंट फॉर नॉट, नॉट मतलब कुछ नहीं मतलब वैक्यूम, नॉट, इसे नॉट कहते हैं। ओके, नॉट मतलब नॉट, नॉट मतलब कुछ नहीं मतलब वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इन विच फॉर्म, इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। ओके, तो यहां पर ये फॉर्मूला बना आपके पास, ये इसमें वैक्यूम और फ्री स्पेस में। ऐसे यहां पर नॉड भी जो बना, क्योंकि यहां पर एक क्वांटिटी थी नॉड, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। ओके, अब इसकी भी वैल्यू होती है, वैल्यू के बारे में बात करेंगे, मगर ये जो फॉर्मूला बना, ये बना वैक्यूम में और फ्री स्पेस में। अगर यही चीज मैं मीडियम में ले जाऊं, किसमें ले जाऊं, इन मीडियम। सर मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, एयर हो सकती है भाई, ठीक है, प्लास्टिक हो सकती है, पेपर हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, एक्सेट्रा। ये है मीडियम। सर मीडियम में क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो मीडियम में क्या चेंज होगा, आप लिखेंगे F ऑफ M, M मतलब मीडियम, और वैल्यू बनेगी 1/4 पाई EM Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे मीडियम में। यस,
अब सर यहां पर भी यही चीज आई, व्हाट इज ईएम ओवर एयर? ईएम इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये भी आपके पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, मगर काय में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम, याद रहेगी बात। तो आपके पास दो फॉर्मूले बन गए, वैक्यूम में अलग और मीडियम में अलग फॉर्मूला बन गया। अब यहां से सारे बोर्ड में एक बार दोबारा देखते हैं और ऐसी एक क्वांटिटी देखेंगे जो बिल्कुल नई है यहां पर, वो देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले जो कूलम्स लॉ था वो वेक्टर लॉ, वेक्टर क्वांटिटी देता है फोर्स, मगर यहां पर हमें उसकी केवल मैग्नीट्यूड निकालना है कि मैग्नीट्यूड क्या है उस पार्ट का। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू सी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारे पास जो C बना वो बना यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो C था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम्ब कांस्टेंट, हमने इसकी यूनिट बताई न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब -2, डायमेंशन बताई ml3t-4a-2, इसकी वैल्यू जिस पे डिपेंड करती है वो बताया मीडियम और सिस्टम ऑफ चार्ट पे डिपेंड करती है। मगर यहां पर ये जो वैल्यू थी जिस पे मीडियम पे डिपेंड करती है, मैं मीडियम पे आ गया। पहले मैंने वैक्यूम और फ्री स्पेस लिया, एफ नॉट रिप्रेजेंटेशन है वैक्यूम और फ्री स्पेस की। नॉट मतलब कुछ नहीं मतलब वैक्यूम और फ्री स्पेस। फॉर्मूला बना 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दिस वन इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। मीडियम में नोड की जगह एम आ गया, नाम पड़ा एब्सोल्यूट या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। यहां पर ये दो हमारे पास हुए वैक्यूम में और मीडियम में, मगर एक वर्ड जो इसमें सबसे अलग और सबसे नया है वो है परमिटिविटी। सर व्हाट इज परमिटिविटी? सर परमिटिविटी क्या होती है? चार्ज हमें पता थे, फोर्स हमने क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ा था। सर व्हाट इज परमिटिविटी, कि परमिटिविटी क्या है हमारे पास, इसके बारे में हमें समझाओ। और परमिटिविटी में कैसे आने से मेरी फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कि मेरी फोर्स वैक्यूम में ज्यादा होगी या मीडियम में ज्यादा होगी, ये परमिटिविटी है क्या, इसका रोल क्या है, ये समझाइए। और फिर हम इसकी वैल्यूज भी आपको सबको बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में। तो हम इस परमिटिविटी के बारे में आपको अब समझाएंगे अपने इसी में सेशन में आगे। आइए तो अब हम समझेंगे व्हाट इज परमिटिविटी, कि परमिटिविटी एक्चुअली में है क्या, क्या काम करती है परमिटिविटी, मीडियम में आने से मेरे फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। हम इसको बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल देके बताएंगे। मैंने कहा मेरे पास यहां पर दो चार्ज है, एक तो चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। नाउ मेरे पे दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और जो ये दोनों चार्ज है आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। मैंने कहा ये अपने अंदर से 100 लाइंस निकाल रहा था, Q1 अपने अंदर से 100 लाइन निकाल रहा था इसको खींचने के लिए, ठीक है। अब ये वैक्यूम में फ्री स्पेस में लेट करिए आप या एयर में, क्योंकि एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस हम एक लेते हैं क्योंकि एयर भी एक मीडियम है, मगर उसकी वैल्यू बहुत ही करीब है वैक्यूम के। वैक्यूम में तो वैल्यू होती है 1 परमिटिविटी की, एयर में वैल्यू 1.00022, तो वेरी क्लोज टू वैक्यूम। तो इसलिए हम एयर को हम वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हम ज्यादातर कहां करते हैं, एयर में करते हैं। तो इसलिए अभी हम ये एयर में कर रहे हैं। तो एयर में दो चार्ज थे Q1 Q2, और मैंने कहा Q1 100 लाइन से 100 लाइन से अपनी तरफ खींच रहा था Q2 को, ठीक है। और जब 100 लाइन से खींचेगा 100 की 100 लाइन जाएगी, तो मैंने कहा फोर्स लगी F, ओके। अब मैंने क्या किया, इन चार्ज के बीच में, यानी ये Q1 था और ये Q2 था, इस चार्ज के बीच में मैंने कोई मीडियम घेर दिया। परमिटिविटी बताऊंगा अब क्या होती है। मैंने इसके अंदर मीडियम घेर दिया, मान लो पेपर की शीट्स घेर दी। अब पेपर की शीट ने क्या किया, मीडियम क्या करता है, 100 लाइंस आ रही थी, 100 लाइंस, 100 लाइंस में से कुछ लाइंस उसने अपनी तरफ खींची, किसने, परमिटिविटी मीडियम ने। अब मान लो 100 लाइन में से ये पेपर है भाई, हमने पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया, पेपर ने 20 लाइंस रख लिया अपने पास, मतलब परमिट कर दिया। व्हाट इज मीन ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी मतलब परमिट कर देना, मतलब पास कर देना, परमिशन दे दी भाई, तू मेरे अंदर से पास हो जा। पेपर ने 100 में से 20 लाइंस खुद रख ली। अब कितनी लाइंस बची, अब लाइन बची 80, यानी अब जो है हमारे पास Q2 इसकी तरफ जाएगा, मगर 80 न्यूटन की फोर्स से। ऊपर वाले में हमने 100 ली थी, तो पूरी 100
100 से जा रहा था, मगर यहाँ पेपर गिरने से क्या हुआ, 20 लाइन इसने अपने अंदर से परमिट कर दी, बची कितनी 80। तो यानी कि जो अब आपके पास फोर्स है वो 80 न्यूटन हो गई। इसका मतलब फोर्स जो है वो डिक्रीज हो गई। यानी इसमें तो वैल्यू थी परमिटिविटी की 1, इसमें हमारी वैल्यू सपोज हो गई 20 परमिट कर दी इसने पास करने को अपने अंदर से 80। अब फोर्स है वो 80 न्यूटन की हो गई, तो हमारे पास फोर्स डिक्रीज हो गई। अब मैंने इसको हटा दिया पेपर को, मैंने कहा भाई पेपर नहीं, मैं कोई और चीज लूंगा। अब मैंने पेपर के बाद ग्लास ले लिया, ग्लास, ठीक है। अब ग्लास अपने अंदर परमिट करेगा, मैंने कहा ग्लास ने परमिट कर दिया अपने अंदर 40 लाइंस। कितनी लाइंस 40, टोटल थी 100, 40 अपने अंदर से बची कितनी 60। यानी कि आपके पास अब फोर्स और गिर गई। यानी इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे परमिटिविटी की सिस्टम की बढ़ेगी वैसे वैसे चार्जेस के बीच में फोर्स घटेगी। तो आपस में रिलेशन है इनवर्स का। मैंने ये भी हटा दिया, मैंने कहा मैंने तो चार्जेस पानी के अंदर रख दिए। अब बताओ फोर्स क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ रखा है। ये वाटर कर दिया, वाटर की परमिटिविटी है 80, तो क्या होगा 80 लाइन वाटर में से पास होगी, बची कितनी 20। यानी अब ये चार्ज इसको खींचेगा 20 फोर्स से। कितने फोर्स से 20, यानी फोर्स और घट गई। इसका मतलब क्या पता चला आपको, जैसे जैसे मीडियम की परमिटिविटी मीडियम की बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा घटेगा। यानी दोनों में कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्सली का रिलेशन हो गया। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी परमिटिविटी की वैसे वैसे आपकी फोर्स डिक्रीज होगी। ओके, तो यहां पर परमिटिविटी का मतलब सिंपल है परमिट करना, कि कितनी लाइंस मेरा मीडियम परमिट कर रहा है अपने अंदर से पास होने के लिए। जो रेस्ट है वो दूसरे वाला चार्ज के पास जाएगा, उसे अट्रैक्शन के लिए लगाएगा। तो ये तो है परमिटिविटी। अब परमिटिविटी हमने आपको बताया दो तरह की होती है, ठीक है जी। तो इसको हम रब कर रहे हैं, सबको अच्छी तरह समझ पाए परमिटिविटी। चलिए नाउ परमिटिविटी, अब वैसे इसका नाम है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो अब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हमारे पास एक तो थी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, जिसका सिंबल है ई नॉट। ओके, दूसरी है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं ई एम से। इसकी वैल्यू तो वैक्यूम वाले के फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट मैंने छोड़ दी, अभी मैं आपको इसकी यूनिट निकालने सिखाऊंगा। और इसकी वैल्यू दोबारा से लिख रहा हूं, EM डिपेंड अपॉन मीडियम। अलग अलग मीडियम में अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी, जिसको मैं भी सिखाऊंगा। मगर उससे पहले मैं इस वाली ई नॉट की यूनिट और डायमेंशन आपको बता रहा हूं। तो मैंने छोटी सी हेडिंग बोर्ड लिख दी, यूनिट ऑफ ई नॉट। चलिए, तो आपने ऊपर से देखा क्या, फ्रॉम अबव, ऊपर से आपने देखा C जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है या कूलम्ब कांस्टेंट। फॉर्मूला बन रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो हो गया एप्सिलॉन, ये हो गया नॉट क्योंकि वैक्यूम में है। चलिए, तो इसी से मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। मैं इस ई नॉट को तो इधर ले आया, 1/4 पाई C बचा। ओके, 1 एक नंबर है, कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं। 4 एक नंबर है, कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं। पाई एक नंबर है, कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं। तो क्या बनी, इसकी बनी रेसिप्रोकल ऑफ C मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम्ब कांस्टेंट। इसकी मैंने निकाली थी, तो मैं इसकी यही रख दूंगा। क्या निकाली थी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। ऊपर ले आऊंगा तो यूनिट बन गई क्या इसकी ई नॉट की, न्यूटन -1 मीटर -2 और कूलम्ब हो गया इसको। तो दिस वन इज द यूनिट ऑफ दिस। ओके, यूनिट आ गई। ऐसे डायमेंशन
डायमेंशन भी इसकी रेसिप्रोकल ही है, तो डायमेंशन के लिए कुछ नहीं करना, डायमेंशन ऑफ ई नॉट जो आपने सी की डायमेंशन निकाली उसको इन्वर्स कर दो बस। सी की डायमेंशन थी m प्लस में था मगर यहां m -1, l वहां प्लस का था तो l यहां माइनस का 3, t वहां माइनस का था तो t यहां प्लस का 4, a वहां माइनस का था तो a प्लस का 2। तो दिस वन इज द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ई नॉट। ओके, तो हमारे परमिटिविटी दो तरह की आई, इन परमिटिविटी में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, मगर जो कुछ अभी आपने पढ़ा बहुत जल्दी हम छोटे से पार्ट में से रिवाइज भी करेंगे। तो जो अभी तक हमने पढ़ा उसको एक थोड़ा सा हम देख लें। सबसे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ अगर वैक्यूम और फ्री स्पेस में बात करूं तो एफ नॉट, नॉट मतलब कुछ नहीं, स्पेस वैक्यूम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट वैल्यू लिखवा दी थी 8.85। एप्सिलॉन नॉट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यहां पर भी यही है नॉट की और वहां कहीं पर भी यही रहेगी। 8.85 10⁻12 यूनिट निकाली थी मैंने, यहां लिख दी, इसका नाम लिख दिया। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं तो पूरा सॉल्व करके वैल्यू बनेगी 9 × 10⁹, यानी C जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था उसकी वैल्यू बन गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये पूरा का पूरा कूलम लॉ वैक्यूम में है। अब हमने मीडियम में देखा, नॉट की जगह m आ गया, 1/4 पाई em Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर em एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। इसकी वैल्यू सर बताओ, जैसे ई नॉट ने बताई, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मीडियम पर। पेपर है तो कुछ और ग्लास है तो कुछ और, वाटर है तो कुछ और, एयर है तो कुछ और, उसकी वैल्यू हम बताएंगे अभी आगे आपको। फिर इस पर जो भी यूनिट और डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी उसके बारे में बताया। तो मैंने ये चार्ट पेपर सा बनाया, इसके अंदर लिखा पहले फोर्स, यूनिट है SI लिखी है सबकी, न्यूटन, डायमेंशन लिखी MLT -2, चार्ज कूलम C से डिनोट करते हैं, चार्ज की डायमेंशन 80, डिस्टेंस मीटर, डायमेंशन L, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो C था न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, डायमेंशन लिख दी ML3, T -4, A -2, फिर परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो इसकी थी इसकी रेसिप्रोकल कर दी जाएगी, न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम का स्क्वायर, M -1 L -3 T4 एंड A2। तो यहां पर ये हमने पढ़ा जो अभी तक हमने कवर किया, मगर यहां पर हमारे पास जो ये दोनों फोर्सेस आई इनमें भी आपस में रिलेशन होता है, और इस परमिटिविटी की वैल्यू मीडियम में क्या है ये डिपेंड करती है कौन सा मीडियम हमने लिया। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले परमिटिविटी, दोबारा से परमिटिविटी मींस परमिशन, परमिशन कि कितनी लाइंस वो अपने अंदर से पास होने देगा मीडियम, जितनी ज्यादा वो पास होने देगा उतनी चार्जेस के बीच में फोर्स भी घट जाएगी। तो वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इंक्रीज, द फोर्स बिटवीन चार्जेस डिक्रीज। इसी तरह का क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले मैं इन वैक्यूम और मीडियम के बीच में जो फोर्स लगी उसको बताता हूं उनमें क्या रिलेशन है, और ऐसी परमिटिविटी में भी रिलेशन आएगा हमारे पास कि क्या रिलेशन है। तो अब हम रिलेशन पढ़ेंगे दोनों में, और उस रिलेशन का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ओके, ER से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं बुक में K से भी डिनोट है। तो नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, द रिलेशन बिटवीन बोथ वैक्यूम एंड मीडियम परमिटिविटी। तो हमारे पास ER जो बना वो बना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charge in vacuum to the electrostatic force between 2 point charge in medium, यानी F of O upon F of M। और हमें ऊपर से इन दोनों के फॉर्मूले भी पता थे, वो मैंने पुट कर दिया फ्रॉम अबव। ER इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, केवल जो वैल्यूज बची उससे फॉर्मूला बना ER का। तो ER इक्वल्स टू मीडियम परमिटिविटी इन वैक्यूम। ओके, तो देयरफॉर वी हैव अ फॉर्मूला कंबाइन कर दिया मैंने,
ER equals to force in vacuum upon force in medium. The absolute permittivity in medium to the absolute permittivity in vacuum. Okay, और unit and dimension. No unit and no dimension. क्योंकि रेशो है, रेशो की कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसलिए इसकी कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं बनी। इसी से हमें पता चला, हमने इसी में अपने अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यूज ढूंढी, तो अलग अलग मीडियम की अलग अलग वैल्यूज में लिख रहा हूं कि क्या होगी, मगर उससे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ER फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। अब दोनों फॉर्मूले मुझे पता, मैंने पुट कर दिए, कैंसिल आउट कर दिया। EM ऊपर गया तो EM अपॉन E नॉट, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इसकी कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं बनती। अब इसी से EM की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ER हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो कौन कौन से मीडियम है और कौन कौन से मीडियम में कौन कौन से वैल्यू क्या क्या होती है, उसको हम लिख रहे हैं अब एक टेबल में, तो आप भी ध्यान रखिएगा। तो कुछ मीडियम लिखे हमने और उन मीडियम में हमने परमिटिविटी की वैल्यू बताई। मीडियम है वैक्यूम, परमिटिविटी इज 1। मीडियम इज हाइड्रोजन, परमिटिविटी इज 1.0003। एयर 1.0022 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वैक्यूम। तो इसलिए हम सारे एक्सपेरिमेंट एयर में करेंगे, तो हम एयर की जो वैल्यू लेके चलेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 है, तो 1 लेंगे, यानी वैक्यूम इज ट्रीटेड एज फ्री स्पेस इज ट्रीटेड एज एयर। ग्लास के लिए 3 से 4 के बीच में, पेपर 3.7, वाटर 80 और 81 अलग अलग बुक में अलग अलग है, और मेटल के लिए इन्फिनिटी। तो ये हमने परमिटिविटी की वैल्यू निकलवाई, जिससे आप ER की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमारी परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, उनके बीच में फोर्स घटेगी, क्योंकि हमने आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन भी हमारे पास रहता है, बताइए पॉइंट चार्ज हमने वाटर में रखे, तो व्हाट इज इफेक्ट ऑन फोर्स, कि फोर्स घटेगी या बढ़ेगी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। सब जानते हैं द फोर्स विल डिक्रीज, क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला बना, तो हमारे पास सॉल्यूशन में देखा फोर्स ऑन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन ER। ER मतलब ये फैक्टर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड मतलब हमारी वैल्यू मीडियम में जाने से जो फोर्स है वो डिक्रीज होगी। तो यहां पर हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया। कूलम्ब्स लॉ हमने 2 पॉइंट चार्ज के बीच में बताया, ओनली 2। क्या केवल सर 2 पॉइंट चार्ज होंगे? नहीं, वी हैव अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, तो उसके लिए कूलम्ब लॉ कैसे एक्सर्ट करेंगे उसको भी समझाएंगे, मगर उससे पहले हमें कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ाना है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। मगर उससे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज हमने सब कवर किया, तो इसी में हम आपको अब आगे स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखते हैं कूलम्ब लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे चलेंगे। चलिए भाई, तो चलते हैं व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम हेडिंग देते हैं कूलम्ब्स लॉ। इन विच फॉर्म? इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ हम वेक्टर फॉर्म में आज निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म यानी कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सब जानते हैं। मैग्नीट्यूड में पिछले टॉपिक में निकाल आया, आज मैं उसकी हम कौन सी फॉर्म निकालेंगे? हम उसकी आज वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में सबसे पहले हमने केस नंबर फर्स्ट लिया, मैंने कहा बोथ पॉइंट चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर। मैंने कहा दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज सेम नेचर के हैं, तो सेम नेचर में होने से क्या हुआ, या तो सेम नेचर से केवल उनके बीच में फोर्स आप समझ गए होंगे कैसी होगी, फोर्स रिपल्सिव होगी। तो फोर्स सेम नेचर के है, तो मैंने 2 पॉइंट चार्ज लिए, एक चार्ज लिया मैंने दिखाया Q1, और थोड़े डिस्टेंस पर मैंने दूसरा पॉइंट चार्ज रखा Q। ठीक है, रिपेल करेंगे, ये इस उधर की तरफ एक्सर्ट करेगा, ये इधर की तरफ फेंकेगा, मगर हमें ये निकालना है किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए आपको क्लास 11 का वेक्टर याद होना चाहिए कि क्लास 11 का वेक्टर क्या था। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने R लिया, मगर ये R वेरी करेगा, डिपेंड करेगा वैल्यूज पर। तो याद रखिएगा, जिस तरह हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो आप ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं। मैंने लिखा बोथ पॉइंट चार्ज आर ऑफ सेम नेचर, मैंने कहा दोनों सेम नेचर के हैं, तो मैंने सबसे पहले यहां पर केस नंबर फर्स्ट लिया, मैंने कहा फोर्स एक्सर्ट ऑन Q2 बाय Q1। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फोर्स लगी Q2 पर फोर्स लगी, जिस पे फोर्स लगती है उसे आगे लिखते हैं, जो फोर्स लगाता है वो पीछे लिखते हैं।
तो मैं लिख दिया F21। ओके, F वेक्टर फॉर्म में निकाला तो मैंने F21 वेक्टर लिख दिया, क्योंकि फोर्स लगी 2 पर लगाई किसने, बाय 1, तो जो फोर्स लगाता है वो पीछे रहेगा, जिस पे फोर्स लगेगी उसे हम आगे रखेंगे। तो F21 फॉर्मूला सब जानते हैं, अभी हम ये वैक्यूम ट्रीट ले रहे हैं, एयर 1/4 पाई ई नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पार्ट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो हम बोथ पॉइंट चार्ज और ऑफ सेम नेचर तो रिपल्शन, जब इसने इस पे फोर्स लगाई तो इसकी डायरेक्शन ये होगी F21, क्योंकि फोर्स लगी इस पर, लगाई इसने, तो इसलिए हमने इसे लिख दिया F21। फॉर्मूला बना, कूलम्ब्स को सबने पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या अब हम यहां रुक गए, मगर यहां हम रुकने पर अगर हम कहीं दिस इज वेक्टर फॉर्म, नो इट इज रॉन्ग, ये वेक्टर फॉर्म नहीं है। सर ये वेक्टर फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर ये साइड तो आपके पास है वेक्टर, मगर दिस इज स्केलर, तो यानी एक वेक्टर एक स्केलर गलत। तो सर हम यहां क्या करें, तो यहां क्लास 11 का एक वेक्टर होता है जिसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको याद हो तो आप ऐसे करते थे, क्लास 11 कैप लगा देते थे, है ना, तो इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। सर इससे क्या होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है, यानी अगर मैं इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इसकी डायरेक्शन होती है, याद रहेगी बात, इससे डायरेक्शन आ जाएगी, तो इसलिए मैंने यहां पर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। सर मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हुआ, पहली चीज तो लेफ्ट साइड वेक्टर, राइट साइड इज आल्सो वेक्टर, ये फायदा हुआ। दूसरी चीज वेक्टर फॉर्म आ गई, मगर यहां पर आर वेक्टर लिख दिया, मगर आर वेक्टर में मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूं, यानी 2 की तरफ जा रहा हूं 1 से, तो इसलिए ध्यान रखना 2-1 लिखना है। क्या लिखना है, 2-1। अब मैं यहां लिख रहा हूं वेयर R21 क्या है, व्हाट इज R21 क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, यानी यूनिट वेक्टर है 1 से 2 की तरफ, यानी इधर की तरफ, ऐसे R21, यानी आप याद रखना 2 की तरफ जा रहे हैं, जिसकी तरफ जा रहे हैं वो पहले रखना है, जहां से जा रहे हैं उसे पीछे रखना है, तो R21। तो R21 क्या है, तो वेयर R21 क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 से 2, बस इसी को ध्यान रखना है, हम किस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिसकी तरफ जा रहे हैं डिस्टेंस में उसको पहले रखना है, जहां से आ रहे हैं उसे बाद में रखना है, तो R21। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, फॉर्मूला था वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी R21 कैप का अगर वैल्यू निकालूं तो R21 वेक्टर अपॉन ओनली R21। इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा तो देखते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला बनेगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब R21 वेक्टर। तो दिस वन इज वेक्टर फॉर्म, दिस वन इज वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आई, मगर यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन जो मैंने किया ये हर बुक में अलग अलग मिलेगा। ओके, ये जो रिप्रेजेंटेशन है हर बुक में अलग अलग मिलेगा, मगर एनसीईआरटी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो यही है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप हमारे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में है। बस डिस्टेंस में आना, जहां जा रहा हूं उधर वो पहले, जहां से आ रहा हूं वो बाद में, और फोर्स में जिस पे फोर्स लग रही है वो पहले, और जिस पे जो लगा रहा है उसकी वैल्यू पीछे रखनी है। अब ऐसे ही हम सर दूसरा निकालिए, तो मैंने यहां पर एक वर्ड ऐड कर दिया सिमिलरली। सिमिलरली फोर्स एक्सर्ट ऑन, अब Q2 पर नहीं Q1 पे फोर्स लगी और यहां पर 2, यानी ये फोर्स इधर होगी भाई, F फोर्स लगी इस पे लगी तो ये आगे, जिसने लगाई वो पीछे, F12। तो यहां चेंज करेंगे, यहां आ जाएगा 1 2, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये चेंज होगा क्या, हाँ सर अब मैं इधर से इधर आ रहा हूं, यानी 1 की तरफ आ रहा हूं 2 से, तो 1 की तरफ आ रहे हैं तो यहां 1 और यहां 2, ऐसे यहां पर भी 1 और 2, ठीक है। अब वेयर वही, यहां पर भी मैंने चेंज कर दिया, यहां पर कर दिया 1 2, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 है 2 to 1, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 से चला कहां की तरफ, 1 की तरफ। चलो जी, मैं यहां पर भी से चेंज कर रहा हूं 1 2, यहां पर भी से चेंज कर रहा हूं 1 2,
यहां पर भी चेंज कर दिया इसे। अब ये इक्वेशन दोबारा हमने पुट कर दी, तो यहां पर आपको वैल्यू मिली 1 2। चलिए, तो इसी तरह हमने आपको दिखाया जब दोनों सेम नेचर के थे तो ये आपके पास वैल्यू बनी। मगर इन सब चीजों से आपको एक चीज नजर आनी चाहिए, R12 क्या नजर आनी चाहिए? तो इसमें जो है इन दिस R12 क्या वेक्टर, जो भी मन करे आपका, R12 वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट टू R2, यानी दिस वन इज इक्वल, यानी है तो दोनों यूनिट वेक्टर, है तो इक्वल, मगर डायरेक्शन अपोजिट में माइनस साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन शोज दे आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी नेगेटिव साइन ये बता रहा है ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, एक दूसरे के, अपोजिट टू ईच अदर। तो इसीलिए आपके पास जो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बना वो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल एंड अपोजिट टू F21। और ये चीज आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। कौन सा लॉ है ये न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, यानी ये दिस ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि ये न्यूटन का कौन सा लॉ ओबे करता है? न्यूटन थर्ड लॉ, ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये तो हमने पढ़ाया आपको सिंपल, मगर यही चीज आपसे कोऑर्डिनेट में भी निकलवाएगा, कहेगा कि बताइए फाइंड आउट द कूलम्ब्स लॉ इन कोऑर्डिनेट, वेक्टर फॉर्म निकलवाएगा कोऑर्डिनेट्स में। तो कोऑर्डिनेट में कैसे निकलवाएगा अब हम उसको देखेंगे कि कैसे वो आपकी कूलम्ब्स लॉ को कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करवाएगा। आइए तो इसी में चलते हैं हम। तो अब हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।